नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पर। हम लोग जैसे भारत का संवैधानिक विकास पे चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने 1773 से लेकर 1853 तक का चार्टर एक्ट तक का चर्चा किए थे। आज उसी के आगे हम लोग 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से नए प्रावधान लाए गए थे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो 18 जैसे कि हमने 1853 में ये पढ़ा था कि उसमें कंपनी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी कि कंपनी और कितने वर्षों के लिए भारत पर प्रशासन करेगी। क्यों उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कंपनी जो है भारत पर तभी तक प्रशासन करेगी जब तक ब्रिटिश सरकार चाहे। मतलब ब्रिटिश सरकार के आज्ञा अनुसार कंपनी भारत में शासन कर रही थी और उसमें ये कहा गया था ब्रिटिश सरकार जब भी चाहेगी एक कानून बनाकर कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर देगी। इसी के आधार पर कंपनी 1853 से शासन करती आती है 1858 तक। अर्थात 1857 में क्या होता है कि 1857 में भारत में एक विद्रोह हो जाता है। इस विद्रोह के बाद जब ये विद्रोह समाप्त होता है कम ब्रिटिश सरकार उस पर ब्रिटिश पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेती है अपना विद्रोह पे। उसके बाद वह एक फरमान जारी करता है कंपनी के विरुद्ध और कहता है कि आपके होते हुए भारत में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि आप वहां रहकर मतलब भारत में रहकर वहां प्रशासन आप ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम आपको समाप्त कर दें। ब्रिटिश सरकार द्वारा यह एक फरमान जारी किया जाता है और इसके बाद उनको समाप्त कर दिया जाता है और 1858 का अधिनियम लाया जाता है। अब इसके पहले 1858 के पहले जितने भी एक्ट आए थे सबको हमने 1858 का चार्टर एक्ट कहा था। मतलब 18 इसके पहले हमने सबको चार्टर एक्ट नाम दिया था। लेकिन 1858 का अधिनियम इसे क्यों कहा गया, पहले हम जान लेते हैं अधिनियम होता क्या है। तो अधिनियम की अगर हम बात करें तो अधिनियम क्या होता है। अधिनियम जो होता है यह वह नियम या कानून होता है जो व्यक्ति पर क्या होता है, जो व्यक्ति पर शासन के लिए बनाया जाता है। जो व्यक्ति पर शासन के लिए बनाया जाता है। और इसके पहले हमने जब चार्टर एक्ट पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि वह नियम या कानून होता है हमने जब चार्टर एक्ट पढ़ा था तो चार्टर एक्ट में हमने बताया था कि चार्टर एक्ट वह होता है जो किसी संस्थान मतलब या कंपनी किसी संस्थान पर शासन करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम चार्टर कहते हैं। और अधिनियम यह व्यक्ति पर शासन करने के लिए बनाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 1858 के पहले जो मतलब ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी वो ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रही थी भारत की जनता पर, वह कंपनी पर शासन नियम बनाती थी और कंपनी उसी के द्वारा भारत पर अपना प्रशासन चलाती थी। तो वह देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता पर कोई नियम नहीं बनाती थी, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वह भारत की जनता पर शासन करती थी, इसलिए उसको चार्टर एक्ट कहा गया। और इस 1858 में क्या हुआ कि ये जब कंपनी के प्रशासन को समाप्त किया जाता है भारत से, मतलब भारत से ही कंपनी को शासन समाप्त कर दिया जाता है, तो ये अधिनियम बन जाता है। अब अधिनियम क्या है, यह जो ब्रिटिश सरकार शासन बना रही थी वो अब सीधे भारत की जनता पर मतलब प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के लिए बना रही थी और वो प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता पर शासन करना शुरू कर दी थी, इसलिए इसे अधिनियम कह दिया गया। तो 1858 का जो अधिनियम था वह अधिनियम क्या था, हमने बता दिया कि वह नियम या कानून जो व्यक्ति पर शासन करने के लिए बनाया जाता है। तो ये जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय जब विद्रोह को समाप्त किया गया तो कंपनी के एक तो पहले ही ब्रिटेन में कंपनी को समाप्त किए जाने की मांग की जा रही थी। तो जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो और भी उत्तेजना बढ़ गया, सबके अंदर भावना आ गई कि नहीं कंपनी को समाप्त किया जाए क्योंकि वो प्रशासन चलाने में असक्षम है। तो उसके वो
क्या हुआ कि ब्रिटेन जो ब्रिटिश सरकार थी वो 1858 का अधिनियम पारित करके कंपनी को समाप्त कर दी और इसके अंतर्गत कुछ नियम लाए जिसके हम बारे में जानेंगे। अगर हम 1858 का अधिनियम की बात करें तो इसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें ये है कि जो 1858 का मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ से 1858 अब तक हम लोग भारत में कंपनी का मतलब कंपनी के अंदर भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। अब 1858 का क्या हुआ कि यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा मतलब बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चालू हो गया। भारत का ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन प्रारंभ हो गया। 1858 से भारत का जो शासन था वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन प्रारंभ हो गया और इसके पहले 1773 से 1853 तक वह कंपनी के अधीन शासन को संचालित किया जाता था। लेकिन 1858 से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन को संचालित करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए इसको अधिनियम बना दिया गया। और 1858 का जो अधिनियम था इसके तहत अगर हम बात करें तो कंपनी, जैसे कि हम भी बात ही कर रहे थे, कंपनी का क्या हुआ, कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और सीधे अब क्या हुआ कि जो भारत का शासन था वह सीधे क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट के वो क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। अब मतलब सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया जो भारत का शासन था। और इसी के तहत, इस अधिनियम के तहत मतलब अगर कहें तो हम भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक भूमि इसी अधिनियम से प्रारंभ होती है। मतलब भारत का जो संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो उनकी ऐतिहासिक जो भूमि थी इसी अधिनियम के तहत प्रारंभ होती है। तो हम अब इसमें देख लेंगे कि कुछ मतलब जो विशेषताएं इसकी क्या है। तो 1858 के अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए गए हैं हम उस पर बात करें तो इस अधिनियम के तहत अगर हम बात करें इस अधिनियम के तहत तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। और भारत इसके स्थान पर मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करने के बाद इसके स्थान पर एक नया पद भारत राज्य सचिव पद को प्रदान किया गया। मतलब इसके स्थान पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर एक नया पद लाया गया जिसे हम भारत राज्य सचिव के नाम से जानते हैं। मतलब एक नए पद का सृजन किया गया जिसे भारत का राज्य सचिव नाम दिया गया। और इस जो भारत के राज्य सचिव जो थे इसकी मतलब ये जो थे इसकी सहायता के लिए मतलब भारत में इसके सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए मतलब सहायता करते थे किसी काम में। और भारत राज्य सचिव का जो मतलब अब इसमें जो 15 सदस्य थे ये 15 सदस्य में से 7 सदस्य 15 सदस्यों में से तो साथ में 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाता था। और जो 7 सदस्य थे वह कंपनी के निदेशकों द्वारा किया जाता था। जो कंपनी के निदेशक मंडल होते थे, जो कंपनी के मतलब सहायक होते उनके द्वारा 7 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी और 8 सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती थी वह ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। और इनका जो वेतन था मतलब भारत के राज्य सचिव और इसके सहायता के लिए जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, इनके जो मतलब वेतन थे वह भारतीय राजस्व से दिया जाना था। किससे दिया जाना था, भारतीय राजस्व से दिया जाना था।
इनका जो वेतन था वह भारतीय राजस्व से दिया जाता था। तो मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उसके स्थान पर भारत राज सचिव का पद मतलब लाया गया, और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी, और जो 7 सदस्य होते थे वह कंपनी निदेशकों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। फिर इसके बाद 1858 के अधिनियम के ही तहत भारत के प्रशासन की संपूर्ण सत्ता राज्य सचिव के हाथ में केंद्रित कर दी गई। मतलब पहले जो था वह क्या होता था कि कंपनी के अधीन पूरे शासन को संचालित किया जाता था। कंपनी प्रशासन के हेतु हमारी सारी शक्तियां कंपनी के हाथ में थी। तो जब कंपनी को समाप्त कर दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सबको समाप्त कर दिया गया, तो भारत का जो प्रशासन था वह अब किसको दे दिया गया? भारत राज सचिव के हाथ में दे दिया गया कि अब आपके हाथ में मतलब आपके हाथ में है कि आप भारत का प्रशासन को देखिए, भारत के प्रशासन को चलाइए। फिर इस अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था, मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल था, इसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। मतलब भारत के गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग था। तो भारत मतलब 1858 जो अधिनियम आया गया, इसमें भारत के गवर्नर जनरल, इसके पहले जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल गवर्नर जनरल बना, फिर वो भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर उसके बाद इसको चेंज करके वायसराय पद दे दिया गया। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर हमने देखा कि इस अधिनियम के तहत जो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, मतलब 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, द्वैध शासन, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब बात करें तो जो 1884 जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके द्वारा द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन को हटा दिया गया। तो ये था 1858 का अधिनियम। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, क्या क्या किया गया, इसमें हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं। इसमें क्या था कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। उसके बाद अब पहले जो कंपनी के अधीन भारत का शासन किया जाता था, अब वो सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। मतलब पहले प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सम्राट भारत की जनता पर शासन करते थे, अब प्रत्यक्ष रूप से करेगी, पहले अप्रत्यक्ष रूप से करती थी, अब अप्रत्यक्ष रूप से करेगी। और फिर इस अधिनियम ने हमने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर एक नया पद राज सचिव पद लाया गया। फिर भारत के जो प्रशासन थे, उनको भारत के प्रशासन की संपूर्ण सत्ता राज्य सचिव के हाथ में केंद्रित कर दी गई। और इसी के साथ राज्य सचिव के मतलब अगर हम बात करें तो जो इसको केंद्रित की, इसके अंदर क्या था कि अखिल भारतीय सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सभी मामले थे, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो मामले थे, वो सीधे किसके अधीन कर दिए गए? राज्य सचिव के अधीन कर दिए गए। क्या कि अखिल भारतीय सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने मामले थे, सब वो राज्य सचिव के हाथ में केंद्रित कर दिए गए। इस अधिनियम के तहत एक ये और प्रावधान किया गया। और इसमें क्या किया कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। फिर इस अधिनियम के द्वारा 1784 के तहत जो द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है हमारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।